हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की सीरीज चल रही है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 44 से लेकर के सेक्शन नंबर 45D। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को इस एक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे जो व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 44 की, दैट इज एम्प्लॉयर्स टू फर्निश रिटर्न्स एंड मेंटेन रजिस्टर्स इन सर्टेन केसेस। फ्रेंड्स, इसमें ना 3 सबसेक्शंस आते हैं। सबसे पहला इसका सबसेक्शन ये कहते जो एम्प्लॉयर होता है ना, फिर चाहे वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या इंटरमीडिएट एम्प्लॉयर है, लेकिन जो भी एम्प्लॉयर है ना, उसके फैक्ट्री में ये काम कर रहे हैं ना जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज, इन सब की क्या है, कहते हैं ये डिटेल्स जो है वो रिकॉर्ड करेगा। किस फॉर्मेट में करेगा? एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जैसे कि रेगुलेशंस में बताया गया है। डिटेल्स रिकॉर्ड करने के बाद क्या है फ्रेंड्स, वो अब इन्हें जो कॉर्पोरेशन है ना, ESI कॉर्पोरेशन, उस कॉर्पोरेशन में सबमिट करेगा। किसे? इस कॉर्पोरेशन के किसी भी स्पेसिफिक ऑफिसर को क्या है, ये उन एम्प्लॉयज के जो डिटेल्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 1 सिंपली बस यही कहता था कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है ना, वो उसके फैक्ट्री में या उसके एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज के डिटेल्स को रिकॉर्ड करके ये जो ESI कॉर्पोरेशन है उसके किसी स्पेसिफिक जो ऑफिसर है उसे वो सबमिट कर देगा। लेकिन वो डिटेल्स जो है वो सबमिट करने का जो फॉर्मेट है वो उसी तरह से होगा जिस तरह से रेगुलेशंस में बताया गया है। बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 के बारे में। ये हमने सबसेक्शन 1 में अभी ये तो देखा कि एम्प्लॉयर को क्या है, अपने एम्प्लॉयज के डिटेल्स जो है वो रिकॉर्ड करके सबमिट करनी है। बट सोचिए, अगर कहते एम्प्लॉयर ऐसा करता ही नहीं है, तो अगर मान लीजिए ये जो एम्प्लॉयर है, कोई भी रीजन हो सकता है, भूल गया, टाइम नहीं लगा, कुछ भी, लेकिन इसने क्या है, डिटेल्स जो है वो रिकॉर्ड करके नहीं भेजी कॉर्पोरेशन में, लेकिन कॉर्पोरेशन को तो डिटेल्स चाहिए। अब कहते कॉर्पोरेशन क्या करेगी, तो कॉर्पोरेशन के पास कहते ये राइट है कि वो क्या है, फिर इस फैक्ट्री के ऑफिस इंचार्ज से क्या है, डायरेक्टली वो डिटेल्स मांग सकती है। इस फैक्ट्री का फिर जो भी इंचार्ज है उससे क्या है, वो डायरेक्टली इन डिटेल्स को मांग सकती है। कौन? कॉर्पोरेशन। क्यों? ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो फैक्ट्री है या ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के उसके ऊपर मतलब लागू होता भी है या नहीं। तो सबसेक्शन 2 भी समझ गए फ्रेंड्स। सबसेक्शन 3 इसका ये कहता है कि कोई भी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए जरूरी है कि उसके अंडर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं वो उनकी पूरी की पूरी क्या है, एक रिकॉर्ड बना करके रखे। उस रिकॉर्ड में क्या होगा, उस रिकॉर्ड में उन वर्कर्स के सारी डिटेल्स होंगी। ये कहते हैं जरूरी है कि उनके पास क्या है, उनके काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी डिटेल्स की प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। लेकिन किस मैनर में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जैसा कि रेगुलेशंस में बताया गया है। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 44 क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45, दैट इज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, देयर फंक्शंस एंड ड्यूटीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहला सबसेक्शन पता क्या बोलता है, कहते जो ये कॉर्पोरेशन है ना, अच्छा यहाँ पे कॉर्पोरेशन किसकी बात कर रही हूँ मैं, यहाँ मैं ESI कॉर्पोरेशन की बात कर रही हूँ। तो कहते ये जो कॉर्पोरेशन है ना, वो एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, जिसे क्या कहा जाता है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बोला जाता है। तो ये तो आप समझ गए कि ये जो ESI कॉर्पोरेशन है वो एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को क्या है, अपॉइंट करती है। लेकिन क्यों, उसका मकसद क्या है इस ऑफिसर को अपॉइंट करने का? तो कहते जो फैक्ट्री है या जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो प्रॉपरली ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहते वो उनकी फैक्ट्रीज में, वो उनकी एम्प्लॉय जो उनकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें उन्होंने लागू करा इस एक्ट को प्रॉपरली या नहीं। यही चेक करने के लिए क्या है, कॉर्पोरेशन इस ऑफिसर को अपॉइंट करती है। लेकिन कौन से एरिया में कौन सा ऑफिसर काम करेगा, ये जो है ये एक कॉर्पोरेशन ही डिसाइड करती है। तो सबसे पहली बात समझ गए आप कि ये कॉर्पोरेशन क्या है, SSO को अपॉइंट करती है, सो दैट वो ये दिख सके कि जो फैक्ट्रीज हैं वहां पे ये एक्ट अच्छे से लागू हो रहा है या नहीं,
एंड किस एरिया में कौन सा एसएसओ काम करेगा ये डिसाइड करेगी कॉर्पोरेशन ही। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यार ये जो कॉर्पोरेशन है, अगर वो किसी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स को इंस्पेक्शन के लिए इस ऑफिसर को अपॉइंट करती है, तो मुझे बताइए इस एसएसओ के पास कुछ पावर्स भी तो होनी चाहिए ना। अगर पावर होगी, उसके पास हक होगा, तभी तो वो प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर पाएगा, राइट? हाँ जी। तो अब हम ये जानेंगे कि इस एसएसओ के पास पावर्स क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले, अच्छा हाँ, उससे पहले मुझे बताओ सेक्शन 44 में हमने अभी क्या समझा था? यही समझा था ना कि एक जो एम्प्लॉयर होता है उसे अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स क्या है कॉर्पोरेशन को सबमिट करनी होती है, राइट? हाँ जी। लेकिन अगर कहते हैं जो वो एम्प्लॉयर है वो डिटेल्स सबमिट नहीं करता, तो एसएसओ के पास ये पावर है कि वो डिटेल्स मांग सकता है। पहली पावर समझ में आ गई। दूसरा, कहते वो अगर किसी भी फैक्ट्री में, ऑफिस में या एस्टैब्लिशमेंट में एंटर करता है ना, तो वो क्या है, वहां पे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयर है या जो भी वहां का एजेंट है, वो किसी से भी क्या है सवाल जवाब पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, जो भी उसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। ऐसे ही कहते हैं अगर वहां पे कोई भी रजिस्टर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट्स बुक्स हैं, ये किसी की भी अगर वो कॉपी लेना चाहता है तो वो कॉपी भी ले सकता है। वो किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए बोल सकता है कि मुझे ये दिखाए जाए रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे इसके अलावा कहते हैं अगर अदर और भी कोई पावर जो कि रेगुलेशंस में बताई गई है तो वो पावर्स का भी वो यूज कर सकता है अपनी इंस्पेक्शन के दौरान। तो आई होप आपको ये सब सेक्शन 2 भी समझ में आ गया होगा। समझ गए इसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ये जो एसएसओ है ना, कहते हैं अपनी ये सारी इंस्पेक्शन के दौरान जो भी वो सब चेक कर रहा है उसके दौरान कहते हैं ये जो कॉर्पोरेशन ने उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ना, उन्हें ही फॉलो करते हुए वो अपना काम करेगा। तो मतलब एसएसओ जो है कहते हैं उसको कॉर्पोरेशन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि इस हिसाब से तुमने काम करना है, तो वो उसी तरीके से उनको ही फॉलो करते हुए सारा काम करेगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स, गुड। नेक्स्ट कहते हैं जो कॉर्पोरेशन है, देखो मान के चलो कॉर्पोरेशन ने एक बंदे को एक क्या है ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करा था कि तुम क्या है ये एक XYZ फैक्ट्री की जो है जाकर के इंस्पेक्शन करो। लेकिन अब ना फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन ये चाहती है कि यार इसको मैंने जो अपॉइंट करा था इसने सही से इंस्पेक्शन करी है या नहीं करी है, इस बात को कॉर्पोरेशन यार इंश्योर करना चाहती है। तो आप लोग सोचो वो कैसे करेगी? क्या यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन है वो री इंस्पेक्शन करवा सकती है? क्या वो किसी अनदर एसएसओ को अपॉइंट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये पॉइंट यही कहता है कि अगर कॉर्पोरेशन ये इंश्योर करना चाहती है कि उस फैक्ट्री उस एस्टैब्लिशमेंट की जो भी इंस्पेक्शन है वो सही से हुई है या नहीं हुई है, तो वो री इंस्पेक्शन भी करवा सकती है। तो वो क्या है अब किसी अनदर एसएसओ को भी अपॉइंट कर सकती है। सो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए फ्रेंड्स। तो सेक्शन 45 क्लियर है ना? गुड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45A, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस इन सर्टेन केसेस। फ्रेंड्स इस सेक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप समझना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सेक्शन 44 के तहत क्या है, एक एम्प्लॉयर को डिटेल सबमिट करनी होती है अपने एम्प्लॉयज की, किसको? हाँ जी, कॉर्पोरेशन को। दूसरा हमने सेक्शन 45 में जाना कि एसएसओ क्या है, वो किसी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की क्या है इंस्पेक्शन करता है ना। ये तो बातें आप समझ चुके हो। अब अगर मान लो कहते हैं जो एम्प्लॉयर है, सबसे पहले तो वो सेक्शन 44 के तहत क्या है कॉर्पोरेशन को डिटेल सबमिट नहीं करता एम्प्लॉयज की। दूसरा वो क्या है एसएसओ को भी प्रॉपरली क्या है उसका काम करने नहीं देता है। तो अब ऐसे सिनेरियो में कहते हैं फिर कॉर्पोरेशन के पास जितनी भी उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना, फिर कॉर्पोरेशन उसके बेसिस पे ही कहते हैं डिसाइड कर लेगा कि जो एम्प्लॉयर है उसे कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये तो हो गया सिनेरियो नंबर 1, जब क्या है ना ही तो उसने डिटेल्स खुद सबमिट करी है एम्प्लॉयर ने, ना ही उसने एस को अच्छे से काम करने दिया है। तो फिर कहती है कॉर्पोरेशन कहती है मैं क्या करूं, जितनी मेरे पास फिर इंफॉर्मेशन है ठीक है उसी के बेसिस पे हम बता देते हैं, ऑर्डर पास कर देते हैं कि तुम्हें कितना कंट्रीब्यूशन देना है। लेकिन कहते कॉर्पोरेशन फिर ऐसे सिनेरियो में अपना एक फाइनल डिसीजन, एक फाइनल ऑर्डर पास करने के पहले क्या है
उस एम्प्लॉयर को फेयर चांस तो देगी, मतलब उसे भी उसकी बात रखने का मौका देगी, उसके बाद ही क्या है ऑर्डर पास किया जाएगा। ये क्लियर हो फ्रेंड्स? एक बात और, अच्छा अब जो ये पॉइंट है फ्रेंड्स, ये ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं जो कॉर्पोरेशन है ना, वो पिछले 5 साल से पहले का जो कंट्रीब्यूशन अगर कोई ड्यू रहता है ना, तो वो उसे रिकवर नहीं कर सकती। ये पॉइंट मुझे लगता है आपको शायद कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझना। मान करके चलिए फ्रेंड्स 2015 से क्या है, जो एम्प्लॉयर है ना वो ESI कंट्रीब्यूशन देता ही नहीं है। लो जी, 2015 से उसने क्या है ESI कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने दिया ही नहीं है। और एक्चुअली में क्या हुआ, 2024 में जा करके कॉर्पोरेशन को इस बात का पता चलता है, कहते अरे ये 2015 से इसने ESI कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं, और हमें पता चल रहा है इस बात का 2024 में। लेकिन ये पॉइंट क्या कहता है, आप 5 साल से बहुत पहले का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप रिकवर नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स 2019 से 2024 तक का तो अब कंट्रीब्यूशन जो है वो कॉर्पोरेशन उस एम्प्लॉयर से रिकवर कर सकती है, क्योंकि ये पिछले 5 साल तक का है। लेकिन 2015 से 2018 5 साल से भी पहले का समय, ये जो कंट्रीब्यूशन का जो भी होगा वो रिकवर नहीं कर पाएगी। क्या समझे फ्रेंड्स आप लोग? 2015 से ठीक है 2024 तक उसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, किसने? एम्प्लॉयर ने। ठीक है जी, 2019 से 2024 हो गए 5 साल, तो 5 साल तक का तो वो रिकवर कर लेगी अब कॉर्पोरेशन इससे कंट्रीब्यूशन का पैसा। लेकिन 2019 से पहले की अगर मैं बात करूं, 2015, 16, 17, 18, ये तो 5 साल से पहले का समय है। लेकिन हमें ये पॉइंट कहता है कि पिछले 5 साल से पहले का आप जो रिकवरी नहीं कर सकते, तो डेट मीन्स 15, 16, 17, 18 का जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर से अब पैसा जो है वो रिकवर नहीं किया जाएगा। सिर्फ 2019 से लेकर के 2024 तक का ही रिकवर कर पाएगी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन का पैसा। आई होप आप समझ गए इस पॉइंट को। गुड। इसके अलावा कहते हैं अगर मान लो जो एम्प्लॉयर है, तो मैंने तेरा पैसा पूछा, हाँ, तो फिर कहते हैं यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है ना वो लैंड रेवेन्यू एरर की तरह ही उससे जो पैसा है वो वसूल कर सकती है। सो आई होप आप सभी को सेक्शन 45A भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45AA। फ्रेंड्स ये है अपीलेट अथॉरिटी। जैसे कि हमने ना अभी 45A में देखा कि वो जो कॉर्पोरेशन है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि इसे कितना कंट्रीब्यूशन देना होगा एम्प्लॉयर को। लेकिन अब मान करके चलो कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये एक अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर को ऐसा ESI कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना होगा, बट उसके ऑर्डर के अगेंस्ट है यार, मतलब वो ना खुश है, देखो कितना उदास बैठा है। ये जो है एम्प्लॉयर, ये कहता है मैं सेटिस्फाइड ही नहीं तुम्हारे ऑर्डर से, मैं नहीं मानता तुम्हारे इस ऑर्डर को। तो अब ये कहाँ जाए कहते? तो फिर ऐसे सिनेरियो में जो एम्प्लॉयर है अगर वो 45A के ऑर्डर के अगेंस्ट है तो वो क्या है अपीलेट अथॉरिटी के पास जाकर के अपील कर सकता है। लेकिन कब तक? जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उस दिन से लेकर के 60 दिन के विदिन क्या है वो अपील कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये कि ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये अपील करने से पहले क्या है, इससे जो कुछ अमाउंट है वो डिपॉजिट करना होगा कॉर्पोरेशन में। कौन सा अमाउंट? कितना अमाउंट? सुनो, जितना ऑर्डर दिया, अब इसको बड़े ध्यान से समझना फ्रेंड्स। एक अमाउंट वो फ्रेंड्स जो कि कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर दिया था, उसने मान लो ऑर्डर दिया था कि तुम्हें 1 लाख रुपया क्या है ऐसा ESI कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जो एम्प्लॉयर है उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली उसे लगता है कि उसे 60,000 रुपए क्या है ऐसा कंट्रीब्यूशन देने चाहिए। देखो वो 1 लाख बोल रहे हैं कॉर्पोरेशन वाले, एम्प्लॉयर कितना बोल रहा है मुझे बताओ? 60,000। तभी तो वो उसके अगेंस्ट हो गया ना, तो फिर अपील कर दी। अब अपील करने से पहले ये जरूरी है कि ये ना इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा है वो डिपॉजिट करेगा। लेकिन एक और छोटू सा ट्विस्ट है, वो ये कि कॉर्पोरेशन ने जो 1 लाख बोला था ना, ये अपील करने से पहले पूरा 1 लाख डिपॉजिट नहीं करेगा, उसका 25% डिपॉजिट करेगा। या फिर जो उसने कैलकुलेट करा था वो, ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपया वो अमाउंट है जो कॉर्पोरेशन कहती है कि तुम्हें कंट्रीब्यूशन के रूप में देना होगा।
ये कहता है नहीं मुझे 60,000 देना होगा, बात नहीं बनी तो अपील हो गई, अपील हुई तो कहते अपील करने से पहले यहाँ तो तुम 1 लाख का जो 25% बना फ्रेंड्स वो कितना बना 25,000, उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 60,000 था। अब मुझे बताओ कॉर्पोरेशन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट था जब हमने उसका 25% करा तो 25,000 आया, एम्प्लॉयर के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 60,000 था। तो अब आप लोग मुझे बताओ 25,000 और 60,000 में से ज्यादा अमाउंट कौन सी है? 60,000 है ना, तो डैट मीन्स इसे अपील से पहले 60,000 रुपीज क्या है डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 60,000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ये कहता है कि इन दोनों में से जो सा अमाउंट ज्यादा है वो पे करेगा। मान करके चलो इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 60,000 है। सपोज करो अगर हम लोग एम्प्लॉयर के जो ऑर्डर जो उसको मिला था कॉर्पोरेशन की तरफ से उसका 25% करके मान के चलो कि 80,000 आ जाता और इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 60,000 है, तब मुझे बताओ इसे कौन सा अमाउंट पे करना था? हाँ तब 80 करना था। क्यों? क्योंकि फिर वो अमाउंट ज्यादा था। लेकिन हमारे ये वाली एग्जाम्पल में एक तरफ 25,000 है एक तरफ 60,000 है, तो यहाँ कौन सा पे करना पड़ेगा इसे? 60,000। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना, याद रख लेना, ध्यान से सुन लो कि एक अमाउंट वो होता है जो उसको कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर दिया कि तुम्हें ऐसा कंट्रीब्यूशन इतना पे करना है, तो उस अमाउंट का 25% करके जो अमाउंट आया, दूसरी तरफ खुद एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है, इन दोनों में से जो अमाउंट बड़ा है जो ज्यादा है वही अमाउंट क्या है ये अपनी अपील से पहले क्या है डिपॉजिट करेगा। ये समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे सुनो, अगर तो ये जो है एम्प्लॉयर अपील करने के बाद जीत गया, अगर ये जीत गया तो फिर जो इसने 60,000 रुपए डिपॉजिट करे थे वो तो इसको वापस मिलेंगे, बिल्कुल साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब वो पैसे इसको इंटरेस्ट के साथ वापस दिए जाएंगे अगर ये जीत गया तो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो एम्प्लॉयर है ये हार जाए, अगर हार गया तो कहते फिर जो इसको कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर दिया था 1 लाख का वो पूरा का पूरा 1 लाख ये फिर सबमिट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पूरा का पूरा 1 लाख इसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया सेक्शन 45AA फ्रेंड्स। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45B दैट इज रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये सेक्शन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो क्या है कंट्रीब्यूशन नहीं देता है तो जो कॉर्पोरेशन है ना वो उसे क्या है लैंड रेवेन्यू एरर मतलब जमीन के कर्जे की तरह क्या है उसे वसूल कर सकती है। मतलब यहाँ पर क्या है फिर उसकी जो प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एसेट्स ये सब सीज किए जा सकते हैं अगर जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन का पैसा नहीं देता है तो बहुत सिंपल था। आई होप ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45C। लेकिन रुको जरा, क्या अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आपका 1 मिनट ले सकती हूँ? थैंक यू, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे 1 मिनट तो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से प्लीज इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें। लेकिन क्यों मेंबरशिप को ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि आपको सभी एक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है फुल प्लेलिस्ट मिलेगी आपको यहाँ पर, एंड हाँ प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स के साथ। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ MCQs मिलते हैं। एंड हाँ अगर आप चैनल के मेंबर्स हो और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी क्या है आपको हाफ प्राइस पर मिलते हैं। तो देर किस बात की यार, इतने सारे बेनिफिट्स जस्ट ₹89 पर मंथ, इतना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। देखो अगर आप लोग पिज्जा खाते हो तो 99 रुपीज एक ही बार में जाते हैं, एंड यहाँ पर तो 89 रुपीज एंड बेनिफिट पूरा 1 महीना, एंड बेनिफिट भी आपकी करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने के लिए। तो आई थिंक इतना इन्वेस्ट आप कर सकते हो। तो मेंबरशिप को ज्वाइन करें अगर आप रियली अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, अपने एग्जाम्स को लेकर के सीरियस हो, एंड आप प्रॉपर डिटेल फुल अब जो है प्लेलिस्ट चाहते हो एक्ट्स की, MCQs चाहते हो, नोट्स चाहते हो, तो जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन करें। एंड हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं, मेंबरशिप के बेनिफिट्स के बारे में बताएं। तो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो ठीक है फ्रेंड्स, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे, बात करते हैं सेक्शन नंबर 45C की, दैट इज इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट टू द रिकवरी ऑफिसर।
फ्रेंड्स यहाँ पर भी यही बात करी गई है कि जो एम्प्लॉयर है अगर कहते क्या है वो ESI का कंट्रीब्यूशन जो पैसा है वो नहीं देता है, तो कहते जो कॉर्पोरेशन है ना वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगी। लेकिन किसे, वो सर्टिफिकेट किसे इशू किया जाएगा? कहते वो सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफिसर को इशू किया जाएगा। अब ये रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा? वो करेगा एक प्रॉपरली लीगल एक्शन लेगा ताकि वो जो कंट्रीब्यूशन का पैसा है वो रिकवर किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, कहते सबसे पहले तो ये जो एम्प्लॉयर है ना इसकी प्रॉपर्टी, फिर कहते चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसे क्या है अटैच किया जा सकता है और बेचा जा सकता है। दूसरा, अगर ये पैसा नहीं ही चुकाता है तो इसे जेल भी भेजा जा सकता है। तीसरा, कहते जो कोर्ट है ना वो एक रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। क्यों? ताकि वो इसके सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करे, उसे बेचे और जो पैसा है वो रिकवर कर सके। प्रोवाइडेड दैट, इस बात को ना आप एग्जाम्पल के साथ समझना। अगर कहते ESI जो इसका कंट्रीब्यूशन है और जो कॉर्पोरेशन है वो पैसा रिकवर करना चाहती है, तो सबसे पहले तो हमको ये तो पता है कि रिकवरी ऑफिसर को ही सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो वो ऑफिसर क्या है, वो पैसा रिकवर करने के लिए फ्रेंड्स इसकी जो फैक्ट्री है, सबसे पहले जिसकी जो फैक्ट्री है या जो भी इसका एस्टैब्लिशमेंट है, उस फैक्ट्री की जो प्रॉपर्टी है ना फ्रेंड्स उसे बेचा जाएगा उस पैसे को रिकवर करने के लिए। सपोज करिए 10 लाख रुपए बनता था कंट्रीब्यूशन का पैसा जो कि इससे रिकवर करना था। इसकी फैक्ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो बेच डाली, लेकिन यहाँ सिर्फ 8 लाख ही वसूल कर पाए, 8 लाख ही रिसीव हुए। तो अब जो बाकी के 2 लाख रह गए, कहते फिर वो कैसे रिकवर किए जाए, क्योंकि इसकी फैक्ट्री की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बेच डाली। तो फिर ऐसे सिनेरियो में कहते अब इस एम्प्लॉयर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना वो भी बेची जा सकती है। मतलब फिर बाकी के जो 2 लाख बचे वो ऑफिसर क्या है इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके रिकवर करेगा। ये सबको समझ में आ गया? इसके अलावा कहते एक और तरीका है। एक तो हमने ये तरीका देख लिया ना कि इसके फैक्ट्री की प्रॉपर्टी बेच करके पैसा वसूल कर लो, अगर तो हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वसूल कर लो। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कहते एक या एक से ज्यादा तरीकों के साथ भी एक ही समय में रिकवरी की जा सकती है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? हो सकता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो कि ये क्या बात बनी कि एक ही समय में अलग अलग तरीकों से रिकवरी हो सकती है, बट कैसे? तो सुनो, इसके लिए भी एग्जांपल सुनो। मान करके चलो एक तरीका ये था कि कोर्ट में केस चल रहा था पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है। मान लो हो सकता है वो रिकवरी सही से नहीं हो रही या थोड़ी बड़ी धीमे धीमे सा केस चल रहा है और पैसा वसूल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ना फिर जो कॉर्पोरेशन है वो एक और रिकवरी ऑफिसर को भी सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। मतलब उसे भी अपॉइंट किया जा सकता है। एक तो ऑलरेडी देखो कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन वो रिकवरी बड़ी धीमी सी है यार, ये सही से नहीं हो रही, तो फिर एक तो कोर्ट केस चल ही रहा है, दूसरा कॉर्पोरेशन क्या कर रही है फिर उसी समय में पैसा वसूल करने के लिए एक और रिकवरी ऑफिसर को भी अपॉइंट कर रही है। वो हो सकता है कौन सा तरीका अपनाए, वो डायरेक्ट उसके बैंक में जाकर के पैसा रिकवर कर ले या उसकी प्रॉपर्टी बेच डाले। तो ऐसा हो रहा है ना, देखो एक कोर्ट केस चल रहा है, एक ऑफिसर ने कोर्ट केस चला दिया है, दूसरा मान लो उसके बैंक में घुस गया है या फिर उसकी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा वसूल कर रहा है। तो हो रहा है ना यहाँ पे एक ही समय में अलग अलग तरीकों से रिकवरी हो रही है ना, तो ऐसा भी किया जा सकता है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 45 से भी क्लियर हो गया होगा कि अगर ये पैसा नहीं देता है तो किस किस तरीकों से क्या है उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 45B, दैट इज रिकवरी ऑफिसर टू होम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड। अच्छा, इसके पिछले सेक्शन में हमने क्या समझा? क्या यही ना कि अगर एम्प्लॉयर ने क्या है कंट्रीब्यूशन का पैसा नहीं दिया, कॉर्पोरेशन क्या करती है वो सर्टिफिकेट इशू करती है, जो किसे दिया जाता है? बिल्कुल ठीक, रिकवरी ऑफिसर को दिया जाता है। अच्छा, लेकिन कौन रिकवरी ऑफिसर? कहाँ है रिकवरी ऑफिसर? किसे सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है? क्या बेंगलोर में अगर कंपनी है तो पंजाब के रिकवरी ऑफिसर को भेजेंगे सर्टिफिकेट? भेज भी सकते हैं। हाँ सुनो, आप ना अब ध्यान से समझना कि वो कहाँ के एरिया के, किस एरिया के या क्यों किस रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। सुनो, एक सिनेरियो बनता है, कहते जिस ज्यूरिस्डिक्शन में जिस एरिया में उस एम्प्लॉयर का बिजनेस चल रहा है, उसका प्रोफेशन चल रहा है, वहां के ज्यूरिस्डिक्शन का जो रिकवरी ऑफिसर है ना
उसे सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जैसे कि मान लो अगर वो जो कंपनी है उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो दिल्ली में है, ठीक है जी, तो दिल्ली का जो रिकवरी ऑफिसर होगा ना उसे सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कौन सा कि वहां के रिकवरी ऑफिसर को भेजा जाता है सर्टिफिकेट जो कि उसी जुरिस्डिक्शन का है जिस जुरिस्डिक्शन में एम्प्लॉयर का बिजनेस चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो सुनो, एम्प्लॉयर की जो फैक्ट्री है जिस एरिया में या जिस एरिया में उसकी फैक्ट्री का मेन ऑफिस है, जिस एरिया में उसकी फैक्ट्री का मेन ऑफिस है, वहां का जो रिकवरी ऑफिसर होगा ना उसे भी सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। जैसे कि मान लो जो एम्प्लॉयर है उसकी फैक्ट्री का जो मेन ऑफिस है ना फ्रेंड्स वो मुंबई में है, और मुंबई का जो फिर रिकवरी ऑफिसर होगा ना उसके वो मेन ऑफिस के एरिया का, उसे सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये दो सिनेरियो हो गए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, वो वाला जुरिस्डिक्शन जहां पे उस एम्प्लॉयर का बिजनेस चल रहा है। दूसरे में हमने देखा कि वो वाले जुरिस्डिक्शन के रिकवरी ऑफिसर को भी भेजा जा सकता है सर्टिफिकेट जहां पे उसकी फैक्ट्री का मेन ऑफिस है। तीसरा, जहां पे जो एम्प्लॉयर है कहते वो खुद रहता है, जहां पे वो रहता है या जहां पर उस एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है जिस एरिया में, वहां के रिकवरी ऑफिसर को भी सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना अभी, क्या बेंगलोर की अगर फैक्ट्री है तो पंजाब के रिकवरी ऑफिसर को सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये किया जा सकता है अगर मान करके चलो फैक्ट्री बेंगलोर में हमने मान लिया, लेकिन उस फैक्ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो पंजाब में भी है, तो उसके कुछ ऑफिस जो है उसका वो पंजाब में भी है या उसका मेन ऑफिस पंजाब में है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर क्या है, पंजाब के रिकवरी ऑफिसर को भी क्या है सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। तो बताओ मुझे जल्दी से फ्रेंड्स, वो तीन कौन कौन से सिनेरियो हमने अभी समझे। हाँ जी, सबसे पहले जहां पर उस एम्प्लॉयर का जिस एरिया में क्या है बिजनेस चल रहा है, दूसरा जहां पर उसकी फैक्ट्री का मेन ऑफिस है, तीसरा जहां पे वो एम्प्लॉयर रहता है या फिर जहां पर उसकी प्रॉपर्टी है, वहां के जुरिस्डिक्शन का जो रिकवरी ऑफिसर होगा उन्हें क्या है सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। किसके द्वारा बोलो, बिल्कुल ठीक, ESI कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, इतना समझ गए आप, गुड। तो सब सेक्शन 1 तो सभी को क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके सब सेक्शन 2 के बारे में। फिर अगर कहते हैं मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में, अगर मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी मल्टीपल जुरिस्डिक्शन है। मल्टीपल जुरिस्डिक्शन बोले तो प्रॉपर्टी दिल्ली में भी है, प्रॉपर्टी पुणे में भी है, प्रॉपर्टी बेंगलोर में भी है, प्रॉपर्टी पंजाब में भी है। तो फिर अब ना एग्जाम्पल के साथ सुनना। मान करके चलिए फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉयर है उससे क्या है 8 लाख रिकवरी का अमाउंट रिकवर करना था, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। सबसे पहले हमने देखा कि उसकी जो फैक्ट्री है या उसकी जो प्रॉपर्टी है मान लो वो पुणे में भी है, तो वहां की प्रॉपर्टी बेच करके 5 लाख वसूल हो गए, लेकिन 3 लाख अभी भी बाकी है। तो मतलब पुणे के रिकवरी ऑफिसर ने तो 5 लाख रिकवर कर लिए, लेकिन 3 लाख रहते हैं। तो वो क्या है, उनकी मान लो दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो पंजाब में भी है, तो फिर पंजाब के जो रिकवरी ऑफिसर है ना फ्रेंड, उसे भेजा जाएगा सर्टिफिकेट कि तुम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को बेच करके बाकी का पैसा वसूल करो, तो बाकी के 3 लाख फिर वो वसूल करके देगा। तो ये होता है मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस के केस में। समझ गए फ्रेंड्स ये? अच्छा, तो ये तो इसके सबसेक्शन 2 के पॉइंट ए के बारे में हमने बात कर ली ना, जहां पे अगर एक तरफ से पैसा नहीं रिकवर हुआ तो दूसरे रिकवरी ऑफिसर को भी सर्टिफिकेट इशू करा, उसने वहां से वसूल करके दे दिया। अब बात करते हैं, अगर जो रिकवरी है ना वो पॉइंट इसका बी बोलता है, अगर कहते हैं जो रिकवरी है वो फास्टली करनी है, तेजी से फटाफट और सिक्योरली करनी है, तो ऐसे सिनेरियो में भी क्या है मल्टीपल जुरिस्डिक्शन का यूज किया जा सकता है। मतलब 2 या 3 रिकवरी ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। जैसे कि मान लो पुणे वाले रिकवरी ऑफिसर को भी बोला कि तुम्हें फटाफट से रिकवर करो, बेंगलोर वाले को भी बोल दिया। मतलब ये सिनेरियोस होते हैं जहां पर क्या है मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, मतलब एक से ज्यादा क्या है रिकवरी ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट इशू कर करके पैसा रिकवर किया जाता है। सो आई होप आप सभी को सेक्शन नंबर 45D भी क्लियर हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में। एक बात और, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हाँ, मैंने आपको जैसे पहले बेनिफिट्स बताए, वो बेनिफिट्स चाहिए तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। सो चलिए फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।